अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज जो है हम मैथमेटिक्स की जो है वो क्लास 9th की 1.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगरचे हमने एक पहले जो है क्वेश्चन किया था, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे जो है थोड़ी एंड के ऊपर वीडियो में जो है वो आवाज़ ज़रा सही नहीं थी, इसलिए हमने चाहा कि इसको ज़रा दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, तो बिला ताखिर चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 9 का। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन से स्क्वायर हैं और कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होती हैं, जिनके रोज़ और कॉलम सेम हों वो आपके पास क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और जिनकी रोज़ और कॉलम सेम नहीं होते वो आपके पास क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो अभी जो है हम चलते हैं इसकी तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ तक ठीक हो गया। तो पहले अगर इसमें देखें तो आपके पास इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। इसमें जो रोज़ हैं वो रोज़ आपके पास 2 हैं। और इसमें अगर कॉलम आप देखें तो कॉलम भी आपके पास कितने हैं, ये रोज़ हो गए 1 और 2, और ये आपके पास कॉलम हो गए ये 1 और 2। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम आपस में सेम हो गए, तो इट मीन्स ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब दूसरे को अगर देख लें तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास बी जो है वो क्या है, 6 3 -1 1 5 2। तो अब इसमें आपके पास ये फर्स्ट रो जा रही है, ये सेकंड रो जा रही है। तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो आपके पास रोज़ हैं वो कितनी हो गई, 2 हो गई, फर्स्ट सेकंड। और अब आते हैं ज़रा कॉलम की तरफ। तो कॉलम को देखें तो कॉलम्स कितने बन रहे हैं। तो कॉलम्स आपके पास देखो 1 2 3 कॉलम बन रहे हैं। तो आपके पास 3 कॉलम। यहाँ पे आपके पास जो रोज़ हैं, नंबर ऑफ रोज़ नॉट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आगे आपके पास c इज इक्वल 1 0 0 0 2 0 और 0 0 1। इसमें कॉलम देख, पहले रोज देख लेते हैं। 1 2 3 रोज और 1 2 3 कॉलम। हमको पता चल गया कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो मीन्स दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया जनाब, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखें अगर तो ये आपके पास रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसमें रो भी 1 हो गई और कॉलम भी 1 हो गया। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया, इसमें रोज भी 1 हो गई और कॉलम्स भी 1 हो गए। तो 1 इज इक्वल टू 1, रोज और कॉलम सेम हो गए। तो इट मीन्स ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब इसका आप खुद कर लें, इस तरह अगर हो सकता है। ठीक है, इसकी कितनी रो हो गई, 1 रो हो गई, और ये कॉलम कितने हो गए, 1 और 2 कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास इसमें जो रोज हैं वो 1 हैं और कॉलम आपके पास कितनी हो गए, 2 हो गए। तो अब इसमें जो है वो रोज जो हैं वो रोज नॉट इज इक्वल टू कॉलम्स। रोज जो हैं वो कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं। तो ये आपके पास जिसमें इक्वल नहीं होते वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसमें देख लें आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसका 1 का पार्ट 6 आ जाते हैं। 1 रो हो गई, सेकंड रो हो गया और ये 1 कॉलम हो गया। यानी इसके अंदर जो आपके पास रोज़ हैं वो कितनी हो गई, 2 हो गई। और अगर कॉलम्स को आप देखें तो कॉलम्स कितने हो गए, कॉलम्स आपके पास 1 हो गए। तो नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो आपके पास नॉट इज़ इक्वल टू कॉलम्स, रोज़ नॉट इज़ इक्वल टू कॉलम्स, कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या चीज़ है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यहाँ पे, ताकि आपको मुकम्मल जो है
वो नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब इसका ऑर्डर बताएं, तो ऑर्डर जो है आप बहुत सेम होता है, याद रखें, इसको ऑर्डर भी कहते हैं और इसको डायमेंशंस भी कहा जाता है और इसको साइज ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। तो अब ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, अब ए का ऑर्डर कितना होगा? तो ए का ऑर्डर मैं लिखता हूँ जनाब कि ये पर, तो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो आपके पास होता है रोज बाई कॉलम। तो इसमें रोज कितने हो गए? रो आपके पास 1 2, यानी 2 रोज हो गई, बाई कॉलम कितने हो गए? 1 2 3 कॉलम हो गए। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। सिंपली आपके पास जो है आगे आ जाता है ऑर्डर ऑफ बी। बी का जो ऑर्डर होगा वो आपके पास देखें, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो रो बाई कॉलम यानी 1 बाई 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह आपने लिखना है या क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं इसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो पार्ट उसका 1 2 का 3 है, सी। तो सी जो है वो आपके पास, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ सी। सी का ऑर्डर आपके पास रो बाई कॉलम, रो कितने हो गई? 2, और कॉलम कितने हो गए? 3। तो रो हो गए 2 बाई कॉलम हो गया आपके पास 3, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर हो गया। सिंपली आपके पास आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ एफ। तो एफ का ऑर्डर जो होगा वो आपके पास रो बाई कॉलम, रो कितनी हो गई? 1 2 3 रोज हो गई, कॉलम 1 और 2, तो ये आपके पास 3 बाई 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं ई की तरफ। तो आपके पास क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ ई मैट्रिक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा? रोज 1 हो गई और कॉलम आपके पास 2 हो गए, तो आपके पास रो 1 हो गई, 1 बाई कॉलम हो गए 2, तो 1 बाई 2। अब इसका ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ इसका मैट्रिक्स का नाम जो है ई एफ, उसका नाम लिखा था बहरहाल, इसका फिर ई लिख दिया है। बहरहाल जो भी हो, तो आपने क्या करना है, उसी मैट्रिक्स का नाम लिख देना है जो भी नाम उसका आपको गिवन हो। ई इज इक्वल टू, अब इसके रोज़ कितनी हो गई? 1 2 3 रोज़ हो गई और कॉलम 1 2 3, तो 3 बाई 3 आपके पास। अगर वैसे आपसे पूछ ले कि ये कॉलम कौन कौन से, मतलब ये जो मैट्रिक्स हैं ये स्क्वायर हैं या रेक्टेंगुलर, जैसे वैसे पूछा था, तो ये देखो सेम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे सेम है स्क्वायर है, यहाँ पे ऑर्डर में रो कॉलम सेम नहीं है, रेक्टेंगुलर है, यहाँ सेम नहीं है, ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे उसने पूछा नहीं है। अच्छा, आगे आ जाते हैं जनाब इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? इफ ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स या फिर एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इसकी एंट्रीज या एलिमेंट्स वो पूछ रहा है, और इसकी हमने प्लेस वैल्यू भी आपको बताई थी, यानी उसकी जगह जो है वो कहाँ पे मुझे, जैसे ये A1 2 यानी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, या आप आसानी के लिए मैंने आपको बताया था, आप इसको इस तरह कर सकते, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो पे जाएं, फर्स्ट सेकंड, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब इसके बहुत आसान है, A2 3 यानी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो में ये फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो का थर्ड है, तो 1 2 3 थर्ड हो जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1 2, थर्ड रो का 1 2 सेकंड एलिमेंट, तो आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास आगे जो है फिर क्या पूछता है, A4 3 यानी फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट, तो 1 2 3 फोर्थ रो का 1 2 थर्ड एलिमेंट, आपके पास क्या चीज़ है? 6 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास क्या चीज़ है? A1 3, क्या मतलब कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट जाए 1 2 3, तो थर्ड एलिमेंट आपके पास यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 है। आगे जाए 1 3 3, क्या मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड रो 1 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 3, तो वो आपके पास क्या चीज़ है? 5 है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इक्वल मैट्रिक्सेस, कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। उसमें क्या था कि वो एलिमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए।
कैसे, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट रो का फर्स्ट सेम होना चाहिए, ये तो हो गए। अब हर एक को सेम, अगला फर्स्ट रो का सेकंड 5 है, इसका भी 5 है, इसका 1 हो गया सेकंड का, तो इसका 4 हो गया अपने मुकाबले वाली जगह पे, तो ये इक्वल नहीं है। फिर इसको इस सी के साथ चेक करते हैं, 2 हो गया और 1 + 1 2 सेम हो गया, ठीक है। 5 3 + 2 5, ठीक है। 1 और ये 4 फिर सेम नहीं है, तो इसके साथ भी नहीं हो सकता। अब डी के साथ चेक करते हैं, तो 2 और 2, ठीक है। 5 4 + 1 5 1 1 3 3, तो हमारे पास क्या है, यानी आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो दैट इज इक्वल टू डी। ये आपके पास एक आंसर ये हो गया कि मैट्रिक्स ए और डी सेम है। और आगे आप बी और सी को चेक करें, B2 और इसका भी 1 + 1 2, फिर अगले को चेक करें 5 और 3 + 2 5, फिर नेक्स्ट चेक करें, दूसरी रो पे आ जाते हैं 4 और इधर भी 4, इधर भी 3 और इधर 2 + 1 भी 3। तो क्या मतलब, यानी आपके पास A इज इक्वल टू डी है एंड B इज इक्वल टू सी है। B और C आपस में क्या है, सेम है। इट मीन्स आपके पास क्या हो गए, A एंड D इक्वल हो गए और B एंड C इक्वल मैट्रिक्स हो गए। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट चलते हैं जनाब आगे की तरफ। आगे क्या कहते हैं, लेट ए आपके पास जो है क्या कह रहा है कि ए लेट ए इज इक्वल टू 2 - 3 u0 एंड b इज इक्वल टू v - 3 5 w फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द u v एंड w आर द a एंड b इक्वल। यानी आपके पास a और b वो कहता है किस वक्त इक्वल होंगे, जब आप उस वक्त कब इक्वल होंगे, यानी आपके पास v u और w, यानी u v और w की क्या वैल्यू रखें कि ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं जिनकी जो है वो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाले एलिमेंट सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ corresponding places। करस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब देखो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, v के, तो 2 इज इक्वल टू v, क्या मतलब कि आपके पास v इज इक्वल टू 2, यानी v की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। -3 इज इक्वल टू -3 के इक्वल होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। u इज इक्वल टू 5, वेरी गुड, देखा, u इज इक्वल टू 5, तो आपके पास क्या चीज़ है, u की वैल्यू 5 आ गई है। और इधर आपके पास क्या चीज़ है, 0 इज इक्वल टू w, क्या मतलब कि w इज इक्वल टू 0, यानी w की वैल्यू 0 आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इधर जो है वो सॉल्व हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ आपके पास क्या चीज़ है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि x + 3 z + 4 2y - 7, ये एक मैट्रिक्स है, -6 a - 1 0 b - 3 - 21 0 0 6 3y - 2 -6 - 3 2c + 2 और 2b + 4 - 21 0। ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या दरमियान में दिया हुआ है, इक्वल है, यानी दोनों आपस इक्वल मैट्रिक्स हैं। और इक्वल मैट्रिक्स हैं तो आपने करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जी। आपने ए बी सी और एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किस तरह से, हमें पता है कि जो भी दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग्स क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू, जो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो अब अगर इक्वल होते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास उसी तरह कंपेयरिंग द एलिमेंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। तो x + 3, आप बताएं शाबाश ज़रा के फर्स्ट के इक्वल, x + 3 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इससे हमें क्या मिलता है, +3, x की वैल्यू फाइंड करनी है, +3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। क्या मतलब x इज इक्वल टू 0 - 3, तो 0 - 3 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। आगे चलते हैं, z + 4 इज इक्वल टू 6, z + 4 इज इक्वल टू, z + 4 किसके इक्वल हो जाएगा, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तो 6 के इक्वल हो जाएगा। तो 6 को जो है आप क्या हो जाएगा, z को हमने अकेला करना है, तो उधर क्या ठहरा, इज इक्वल टू 6 + का 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा।
तो इससे आपको क्या मिलेगा, यानी z इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना होता है, 6 माइनस 4 आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास z की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू कितनी आ गई 2। आगे चलते हैं, 2y माइनस 7, 2y माइनस 7 इज़ इक्वल टू 3y माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ जो है वो नोट करनी है, अपने जहन में रखना है कि किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करने का मतलब आपने इज इक्वल टू के एक साइड पे उसको अकेला करना होता है, तो बाकी नंबर को दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे भी आसान था, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ये मसला हो गया कि अब y इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो आपने करना क्या है, अब y वालों को एक साइड पे करना है, बगैर y वालों को दूसरी साइड पे, यानी दूसरी साइड से मुराद इज इक्वल टू की बात कर रहे हैं, वो इज इक्वल टू की एक साइड पे और वो दूसरा इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे। तो अब आप देखें यहाँ पे ज़रा आपके पास, अच्छा एक और, 2y को 3y के पास ले जाएं या 3y को 2y के पास ले जाएं। तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि आपको कभी नहीं भूलेगी कि हमेशा 2y छोटा है या 3y छोटा है, तो आप कहेंगे 2y छोटा है। तो जब भी कोई बात होती है तो हमेशा छोटा जो होता है वो बड़े के पास चल कर जाता है, तो लिहाजा 2y को जो है वो 3y के पास ले जाएंगे। इधर देखो आपकी जगह पे 3y ठहरा है, तो ये 2y उधर हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो प्लस का है, जब प्लस वाला इधर आएगा तो आपके पास माइनस का हो जाएगा। इधर इज इक्वल टू ठहरा है, अब इधर क्या ठहरा है आपके पास माइनस का 7, इस तरफ ठहरा था 2y तो उधर चला गया, और देखो y वाले एक साइड पे कर दिए और बगैर y वाला जो नंबर था वो माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 7 और प्लस का 2 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5, और 3y माइनस 2y आपके पास y आ जाएगा। क्या मतलब कि y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई है, x y z तीनों की वैल्यू आ गई है, लेकिन a b c की वैल्यू अभी तक बाकी है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास यहाँ तक हो गया, -6 के इक्वल होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस 1 किसके इक्वल होगा, बताएं ज़रा। हाँ ठीक है, हो सकता है आप बोल रहे हो मुझ तक आवाज़ ना नहीं आ रही, बहरहाल a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो a इज इक्वल टू माइनस का 1 है, a को अकेला करना है तो उधर जाएगा, उधर माइनस का 3 ठहरा है, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास a इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, जब आपके पास एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो यहाँ अक्सर लोग गलत हो जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जब आप सिर्फ ये देख लें कि एक माइनस है एक प्लस है, फिर आप ये नहीं देखें कि माइनस कौन सा है और प्लस कौन सा है, फिर आप ये देखें कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, माइनस और प्लस के साइन को इग्नोर कर दें, तो फिर आप जो है बगैर साइन को जो है वो आपस में वो लिए, बगैर साइन को कंसीडर किए आप देखेंगे तो जैसे 3 और 1 है तो बड़े से छोटा निकाल कर साइन बड़े वाला लगाना है। ठीक है, तो साइन बड़े के साथ यानी 3 के साथ माइनस का है तो माइनस लगाना है। वैसे तो -3 छोटा होता है, लेकिन इस तरह याद रखने से कभी आपसे गलती नहीं होगी। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, साइन को देख लें, जब एक प्लस को एक माइनस को, फिर साइन को इग्नोर करें, वैसे देखें कि 1 और 3 उसका मैग्नीट्यूड देखें, तो जो बड़ा है उसे छोटा निकाल कर साइन बड़े वाला लगाएंगे। ठीक हो गया, a की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 0 जो है वो इज इक्वल टू क्या होगा, 2c प्लस 2 के। तो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, तो प्लस का 2 को हम इधर ले आएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर आपके पास 2c रह जाएगा क्योंकि प्लस का 2 इधर आ गया, 0 माइनस 2 आएगा, -2 इज इक्वल टू, अब c को अकेला करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर c रह जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो माइनस का 1 इज इक्वल टू c। तो क्या मतलब आपके पास c इज इक्वल टू माइनस का 1। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, c की भी आ गई है, तो अब जो है बाकी b माइनस 3 ये रहता है। ठीक हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या चीज़ है, b माइनस 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, 2b प्लस 4 के इक्वल। तो हमने b को अकेला करना है, फिर b इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, तो आपने क्या करना है, ये 1b है, ये जिसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1b जो है इधर 2b है आपके पास, तो छोटे को बड़े के पास ले जाना है। तो इधर देखो इज इक्वल टू की इस तरफ क्या ठहरा है, 2b ठहरा है, तो प्लस का b है। ठीक है, इधर आएगा तो ये माइनस का b हो जाएगा, और इधर माइनस का 3 ठहरा है, और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो -3 -4 जब दोनों एक जैसे साइन वाले हों तो दोनों को प्लस कर लेना है आपने, और साइन वही, आपने एक बात याद रखनी है कि साइन हमेशा जो है वो दोनों के साथ जो सेम है वही साइन आएगा। ठीक है, तो 2b - 1b b आ जाएगा, क्या मतलब आपके पास b इज इक्वल टू माइनस का 7 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके साथ क्या हो गया, सॉल्व हो गया आपके पास। तो a की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, a इज इक्वल टू माइनस का 2, b इज इक्वल टू माइनस का 7, c इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -3, और y इज इक्वल टू 5, एंड z इज इक्वल टू 2।
तो ये आपके पास जनाब क्या चीज़ है, ये आंसर्स हैं, यानी वैल्यूज़ हैं ए बी सी एक्स वाई एंड जी की। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहता है, आखिरी की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी वेयर ए प्लस बी, बी प्लस 2c और 2c प्लस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू -1480। और दरमियान में क्या चीज़ है, ये इक्वल हैं। तो मैंने कहा है आपको कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो इट मीन्स दैट कि उनकी करस्पॉन्डिंग प्लेसेस वाली एलिमेंट सेम है, आपस में इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे अगर ये इक्वल हैं तो इनकी ये आपस में क्या होंगे, एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो अब देखते हैं ज़रा, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द एलिमेंट एट द सेम प्लेसेस या करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। करस्पॉन्डिंग प्लेसेस के एलिमेंट को आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो आपको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है। आगे दूसरे का चलें तो आपके पास क्या है, b प्लस 2c इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और आगे चलें तो 2c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8 होगा। और आगे चलें तो आपके पास क्या चीज़ है, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2 का, इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 4 का। अब पहले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में एक बात बड़ी अजीब सी है। पहले क्वेश्चन में आपके पास एक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता था, x है तो बस x होता था, उसमें y नहीं आता था। जब y होता था तो y होता था, z नहीं आता था। ठीक है, उसमें z नहीं होता था या d नहीं होता था। बहरहाल एक चीज, एक वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे मसला क्या है, एक ही इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल हैं, ए भी है और बी भी है, सी बी भी है और सी भी है, सी है तो डी भी है, ए है तो डी भी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स के असूल जो है वो एक दफ़ा अपने जहन में रखें और हर जगह उसको अप्लाई करें कि आपने क्या करना है, जब भी आपके पास किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यूज अननोन हो तो वो कभी फाइंड नहीं हो सकती। फिर उसके लिए आपको दूसरी इक्वेशन के साथ प्लस माइनस करना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा वेरिएबल कट जाए और एक वेरिएबल रह जाए ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लें। वरना एक वेरिएबल हो तो वो आसान है, उसको एक साइड पे अकेला कर लेना है, बाकी चीज़ों को दूसरी साइड पे। अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा गौर फिक्र करें, देखो a प्लस बी है इसमें और इसमें b प्लस 2c है। अगर 1 और 2 को सॉल्व करें, ये प्लस का b है, ये भी प्लस का b है, तो अगर मैं उससे इसको माइनस कर लूँ तो b और b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा और a और c रह जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे तो वेरिएबल तो फिर भी दो आ गए। फिर ज़रा इनको देखें, प्लस का डी है और माइनस का डी है। अगर इनको देखो, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो इनको ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते। जब साइन चेंज नहीं होंगे तो एक प्लस का रहेगा एक माइनस का, ये कट जाएंगे। और अगर हम इनको क्या कर दें, अगर माइनस कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, फिर तो नहीं कटेंगे। तो इसलिए अब देखो डी और डी जब कैंसिल होंगे तो इधर भी ए और सी रह जाएगा, उनको सॉल्व करेंगे तो ए और सी रह जाएगा। जब इसके रिजल्ट को और इसके रिजल्ट को सॉल्व करेंगे तो या तो ई कैंसिल हो जाएंगे या सी, तो एक चीज़ वेरिएबल रह जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मसला यहाँ पे हल हो गया है, लेकिन अभी हल करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वो करते हो, 2 फ्राम 1 करते हो या 1 फ्राम 2 करते हो। ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। तो आपने क्या करना है, अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ठीक है 1 कर लेते हैं, 1 फ्राम 2। तो अब जो फ्राम के बाद वाला है उसको फिर पहले लिखना है। ये आपके पास b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1। तो ये आपने याद रखना है कि हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में सॉल्व होती हैं, बाकी दूसरी अनलाइक टर्म के साथ सॉल्व नहीं हो सकती। तो जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब साइन जो है वो रिव्यू हो गए, ऊपर वाले कंसीडर नहीं होंगे, नीचे वाले होंगे। तो ये आपके पास प्लस का b और माइनस का b कट जाएगा, इधर आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस का a रह जाएगा और इधर प्लस का 2c रह जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 1 आपके पास कितना हो जाएगा, 5 आएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 तक लिख चुके थे, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूँ। अब सिमिलरली आप क्या कर देते हैं, सी और डी, और इसमें प्लस का डी है इसमें माइनस का डी है, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड करें तो वो आपके पास 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8 है। और अगली आपके पास क्या चीज़ है, 2a
माइनस का डी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इधर आपके पास 0c भी लिख सकते हो, ना लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल, ये आपके पास प्लस का है तो 2a प्लस का 2c, इधर साइन कुछ नहीं तो प्लस का है, 2c इज इक्वल टू, और 8 प्लस 0 आपके पास 8 आ जाएगा। तो अब आप एक और काम भी यहाँ से कर सकते हैं, देखो 2c है और आपके पास 2a है, ठीक है ना, 2a माइनस डी था, इस तरह था, 2a माइनस डी और 2c प्लस डी, दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 इसमें से कॉमन है बाकी a रह जाएगा, प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया बाकी c रह जाएगा, इज इक्वल टू a। तो 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब 2 डिवाइड होगा तो 2 4 ज़र 8 आपके पास a प्लस सी जो है वो आपके पास क्या रह जाएगा 4। इसको इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अब 5 और 6 को देखें, इधर प्लस का माइनस का a है, इधर प्लस का a है, इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और c की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम एक काम यही करते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 हमारे पास है माइनस का a प्लस का 2c इज इक्वल टू 5, और इक्वेशन 6 है आपके पास a प्लस c इज इक्वल टू 4। तो अब ऐड कर रहे हैं तो माइनस का a और प्लस का a कैंसिल हो जाएंगे, 2c प्लस 1c ये आपके पास 3c आ जाएगा, और 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। तो इधर आपके पास c के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 ज़र 9, तो आपके पास c की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मसला हल हो गया, जब c की वैल्यू फाइंड हो गई है तो अगर आप c की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, और b की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो आपके पास केस की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करते हैं, पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, आपके पास क्या है b, इक्वेशन 2 देखें, b प्लस 2c की वैल्यू आपके पास डालनी है 3 इज इक्वल टू 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 3 ज़र 6 इज इक्वल टू 4, इधर प्लस है आपके पास, ठीक हो गया। तो b के साथ क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 6 माइनस 4, याद है आपको वो वाली मैंने कहा था एक प्लस का एक माइनस का हो तो साइन को इग्नोर करके बड़ा छोटा देखकर बड़े से छोटा निकाल कर साइन बड़े वाला, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। अब पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग b इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है, a प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो a और ये प्लस माइनस, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये आपके पास माइनस का 2 a को अकेला करेंगे उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 प्लस का 2, बड़े से छोटा वही वाली बात, तो 1 2 से 1 निकाल कर 1 आ जाएगा साइन बड़े वाला। तो अब आपके पास a b एंड c दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमने तीनों की बल्कि d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग, अब किसी को भी इसमें पुट करते हो 3 में भी पुट कर सकते हो, c की वैल्यू अगर 3 में पुट करेंगे d की वैल्यू आ जाएगी, 4 के अंदर अगर a की वैल्यू पुट करें फिर भी d की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये प्लस का d है तो ये वाला सॉल्व कर लेता हूँ ताकि d को उधर ना ले जाना पड़े। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, पुटिंग c is equal to 3 in equation 3, तो 3 के अंदर हम पुट करते हैं 2 और c की वैल्यू हो गई आपके पास 3, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ठीक हो गया, अच्छा इधर आपको सही नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। तो 2 3 ज़र 6 प्लस आपके पास d इज इक्वल टू 8, तो d के साथ क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, तो आपके पास 2 आ जाएगा,
ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ भी आ गई हैं, यानी ए बी सी एंड डी। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह हाफिज़।